नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स को, बीएससी थर्ड फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स भी कौन सी डिस्कस करेंगे? थर्ड पेपर वाले डिस्कस करेंगे। कौन से पेपर वाले डिस्कस करेंगे? थर्ड पेपर वाली फिजिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब जो अपना थर्ड पेपर है वो बेसिकली ये क्या है, इसके अंदर अपने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना है, प्लस इसके अंदर कुछ सॉलिड स्टेट युक्तियां हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पेपर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के अंदर हम लोग मोस्टली बात करें तो इसके अंदर हम लोग आईसी के बारे में डिस्कस करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें आती हैं अपनी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के अंदर। इसके अंदर आती है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के अंदर आती है। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैंने लिखा है इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की जब गति होती है, जब जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तब तब इलेक्ट्रिक करंट आता है, तब तब क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट आता है। यानी कि इस पेपर के अंदर, इस पेपर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, वोल्टता, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस पेपर के अंदर जो अपनी पहली यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट, पहली जो यूनिट है इस यूनिट का नाम है बच्चों कि जो विद्युत परिपथों से संबंधित जितना भी सिस्टम आएगा वो अपने इस एक यूनिट के अंदर लगेगा, ठीक है। डायोड से संबंधित और डिस्टकारी से संबंधित जो सिस्टम आएगा वो सारा का सारा सेकंड यूनिट में लगेगा। ट्रांजिस्टर से संबंधित जो भी चीजें आएंगी वो अपना थर्ड यूनिट में लगेगा, ठीक है। और कुछ बाइनरी कंप्यूटर्स हो गए और अपने जो क्या बोलते हैं, कुछ एम्पलीफायर्स होंगे वो हम लोग चौथी यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पहली यूनिट है इसका नाम है परिपथ विश्लेषण, परिपथ विश्लेषण, ठीक है। परिपथ विश्लेषण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्किट एनालिसिस। क्या बोलते हैं? सर्किट एनालिसिस। अब इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले इस यूनिट को अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने को परिपथ के बारे में पता होना चाहिए कि विद्युत परिपथ या परिपथ क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग नोट करोगे परिपथ हम लोग किस चीज को बोलते हैं? परिपथ, परिपथ या विद्युत परिपथ हम लोग इस चीज को बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि सर्किट की डेफिनेशन अपने को पहले आनी चाहिए। अगर सर्किट की डेफिनेशन आएगी तभी हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम लोग इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, अब सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है? तो सर्किट क्या होता है? सर्किट एक्चुअली में धारा का बंद पथ होता है जिसके अंदर बैटरी, स्विच और प्रतिरोध, संधारित्र ऐसे अपने विद्युत अवयव लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे? विद्युत स्रोत, इसके डेफिनेशन क्या बनेगी? विद्युत स्रोत, विद्युत स्रोत व विद्युत अवयवों, विद्युत स्रोत व विद्युत अवयवों। अब विद्युत अवयवों के अंदर, विद्युत अवयवों के अंदर क्या क्या चीज आती है? तो विद्युत अवयवों के अंदर हम लोग प्रतिरोध मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध के बारे में बात में देखें तो प्रेरकत्व यानी कि प्रेरण कुंडली हो सकती है। क्या हो सकती है? प्रेरण कुंडली हो सकती है। और देखें तो संधारित्र हो सकता है, संधारित्र हो सकता है। और देखते हैं तो डायोड हो सकता है। और देखें तो ट्रांजिस्टर हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है। और देखें तो स्विच, हम लोग जो यूज करते हैं विद्युत परिपथों में, स्विच हो सकते हैं, एटसेट्रा। ये सारे के सारे अपने क्या हैं?
ये सारे के सारे अपने विद्युत अवयव हैं। क्या है? विद्युत अवयव। ठीक है, तो विद्युत स्रोत व विद्युत अवयव, ठीक है, विद्युत स्रोत व विद्युत अवयवों से मिलकर मिलकर बने से मिलकर बने विद्युत धारा से मिलकर बने विद्युत धारा के बंद पथ को विद्युत धारा के बंद पथ को परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को सिंपल से ये बात समझ में आनी चाहिए कि विद्युत परिपथ क्या है। तो विद्युत स्रोतों और विद्युत अवयवों को जोड़कर अगर हम लोग क्या बनाते हैं, एक विद्युत धारा का बंद पथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विद्युत धारा का बंद पथ। किसका? विद्युत धारा का बंद पथ बनाते हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि वो परिपथ है। वो क्या है? एक परिपथ है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखो, अगर हमने परिपथ को अगर डिजाइन करना हो, एग्जाम्पल के रूप में देखें कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके देख ले, विद्युत परिपथ का एक सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें तो मैंने एक बल्ब ले लिया। ठीक है, ये एक हो गया बल्ब। क्या हो गया? बल्ब हो गया। इस बल्ब का कनेक्शन यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ होता है। यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है? एक स्विच, और स्विच का कनेक्शन होता है अपनी बैटरी से। ठीक है, तो ये चीज है, अगर हम स्विच ऑन कर देंगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, प्लस से निकलेगी और माइनस में प्रवेश करेगी। ठीक है, और ये वोल्टेज भी लगेगा। ठीक है, तो ये चीज एक विद्युत परिपथ है, एक सिंपल विद्युत परिपथ का उदाहरण। ठीक है, ये किस चीज का उदाहरण है? सरल विद्युत परिपथ का। सरल विद्युत परिपथ का विद्युत परिपथ। ठीक है, अगर एग्जाम्पल पूछ ले तो ये हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि मैंने क्या बताया कि विद्युत अवयव जुड़ गया। ये क्या हो गया? विद्युत अवयव हो गया। ये भी विद्युत अवयव होगा, और ये हो गया अपना स्रोत। ये क्या हो गया? अपना स्रोत, ऊर्जा स्रोत के रूप में हम लोग इसको मान सकते हैं। वैसे हम लोग इसको बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी। ठीक है, तो ऊर्जा स्रोत और ये इन अवयवों से मिलकर एक पथ बन गया जिसके अंदर धारा जा रही है, एक धारा का बंद पथ बन गया। इसी चीज को हम लोग परिपथ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? परिपथ नाम देते हैं। अब जैसे ही परिपथ के बारे में अपने पास नॉलेज होता है तो बेसिकली हम लोग 9th 10th 11th 12th तक इन परिपथों को ही डिस्कस करते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में हम लोग इन परिपथों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, बीएससी के अंदर आते हैं, तो बीएससी फाइनल ईयर में परिपथ ना ये जटिल हो जाता है। परिपथ धीरे धीरे जटिल होने लगता है, और जटिल परिपथ को हम लोग एज ए जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जाल। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लगाओगे जाल। क्या हेडिंग लगाओगे? जाल। और जाल को हम बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। ठीक है, जाल। अब जाल क्या है? जाल परिपथों का समूह है। जो जितने भी परिपथ होते हैं, एक परिपथ हो गया तो सिंपल हम लोग वो सरल परिपथ में आ गया, लेकिन अगर परिपथों का समूह हो जाए तो उस परिपथों के समूह को हम लोग जाल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? जाल बोल देंगे। तो जाल एक्चुअली में क्या है? जाल परिपथों का समूह है, यानी कि इसमें बहुत सारे परिपथ जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से बहुत सारे परिपथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, परस्पर एक दूसरे से संबद्ध, परस्पर एक दूसरे से संबद्ध। ठीक है ना, याद रखना इसकी डेफिनेशन। परस्पर एक दूसरे से संबद्ध विद्युत परिपथों, परस्पर एक दूसरे से संबद्ध विद्युत परिपथों के समूह को, विद्युत परिपथों के समूह है यानी कि ये बहुत सारे परिपथ होंगे यहाँ पर। ठीक है, और वो एक दूसरे से संबद्ध हो गए, यानी कि एक दूसरे से वो जुड़े हुए होंगे। तो ठीक है, तो परस्पर एक दूसरे से संबद्ध विद्युत परिपथों के समूह को जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग इस चीज को जाल कहते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर तो एक सिंपल सर्किट बना दिया, ऐसे ही सर्किट अपने पास 5-7 और जुड़ जाए इसी के अंदर, इसी से किसी ना किसी प्रकार से वो संबंधित हो जाए तो उस चीज को हम लोग जाल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? जाल। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अपने सिलेबस में जो जाल है वो 2 प्रकार का लगता है।
जाल कितने प्रकार का लगता है अपने सिलेबस में? 2 प्रकार का लगता है। एक तो है सक्रिय जाल, एक तो कौन सा है? सक्रिय जाल, और दूसरा है निष्क्रिय जाल। सक्रिय और निष्क्रिय, ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जाल? 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय जाल और निष्क्रिय जाल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सक्रिय जाल कौन सा होगा और निष्क्रिय जाल कौन सा होगा? तो इनकी बात करें तो जो सक्रिय जाल होते हैं इनमें विद्युत स्रोत नहीं होता, सॉरी विद्युत स्रोत होता है, विद्युत स्रोत होता है, ठीक है ना। वे जाल जिनमें विद्युत स्रोत होता है सक्रिय जाल कहलाते हैं। जिनमें क्या होता है? विद्युत स्रोत होता है, वो सक्रिय जाल कहलाते हैं। कौन से जाल कहलाते हैं बच्चों? सक्रिय जाल। वहीं अगर हम लोग निष्क्रिय जाल की बात करें, कौन से जाल की बात करें हम लोग? निष्क्रिय जाल की बात करें तो विद्युत स्रोत इनमें नहीं होगा, इनमें विद्युत स्रोत नहीं होगा, ठीक है ना, विद्युत स्रोत नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो वे विद्युतीय जाल या वे जाल जिनमें विद्युत स्रोत नहीं होता है वो निष्क्रिय जाल कहलाते हैं। कौन से जाल कहलाते हैं बच्चों? निष्क्रिय जाल कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गया जाल के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब अपने सिलेबस में है ना वो 3 प्रकार के जाल और लगाते हैं। टर्मिनलों के आधार पर जाल के प्रकार दिए हुए, टर्मिनलों के आधार पर जाल के प्रकार दिए हुए, जिसमें सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे चतुर टर्मिनल जाल, ठीक है ना, चतुर टर्मिनल जाल, ठीक है। इनकी डेफिनेशन आ सकती है, इनकी डेफिनेशन आ सकती है चतुर टर्मिनल जाल। कौन सा जाल बच्चों? चतुर टर्मिनल जाल। कि चतुर टर्मिनल जाल क्या होता है? तो अपने को क्या देगा? अपने को एक जाल देगा, उस जाल में, उस जाल में जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने ये एक डब्बा बना दिया और ये एक जटिल जाल है। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स जाल है या जटिल जाल है, जटिल जाल है। लेकिन इसके अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है इसमें 2 टर्मिनलों के 2 युग्म है, 2 टर्मिनलों के 2 युग्म है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया और दूसरा युग्म ये हो गया, ठीक है ना, दूसरा युग्म हो गया। इसको हम लोग 1 1 नाम देते हैं या 1 1 टेस्ट दे देते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं 2 2, क्या देते हैं? 2 2 नाम देते हैं। तो वह जटिल जाल, वह जाल, ऐसा लिख सकते हैं, वह जाल जिसमें 4 सुस्पष्ट टर्मिनल हो, जिसमें 4 सुस्पष्ट, 1 2 3 और 4, वह जाल जिसमें 4 सुस्पष्ट टर्मिनल हो चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है, ठीक है। और दूसरी भाषा में लिखने चाहिए तो दो टर्मिनलों के 2 युग्म हो, 2 टर्मिनलों के 2 युग्म हो, ठीक है। तो उस चीज को भी हम लोग चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनाए, इसकी क्या बनाए? डेफिनेशन बनाए हम लोग, चतुर टर्मिनल जाल की क्या बनाए? डेफिनेशन बनाए। तो वह जाल, वह जाल जिसमें 4 सुस्पष्ट, 4 सुस्पष्ट टर्मिनल हो, 4 सुस्पष्ट टर्मिनल हो, ठीक है। वह जाल जिसमें 4 सुस्पष्ट टर्मिनल हो चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में यह डब्बा बना देना, एग्जाम्पल के रूप में यह डब्बा बना देना एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरी चीज, चतुर टर्मिनल जाल के बाद में वो पूछेगा अपने को, नेक्स्ट परिभाषा वो पूछ सकता है त्रिटर्मिनल जाल के बारे में, त्रिटर्मिनल जाल के बारे में, ठीक है। अब त्रिटर्मिनल जाल के अंदर अपने को क्या करना है? जो चतुर टर्मिनल जाल है उसके किन्हीं दो, उसके किन्हीं 2 टर्मिनलों को हम लोग उभयनिष्ठ कर देंगे। क्या कर देंगे? उभयनिष्ठ कर देंगे, ठीक है ना। यदि यदि चतुर टर्मिनल जाल, यदि चतुर टर्मिनल जाल के 2 टर्मिनलों को, 2 टर्मिनलों को उभयनिष्ठ कर दिया जाए, 2 टर्मिनलों को उभयनिष्ठ कर दिया जाए, उभयनिष्ठ कर दिया जाए तो वह, तो वह त्रिटर्मिनल, त्रिटर्मिनल
जाल कहलाता है, जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रि टर्मिनल जाल कहलाता है। अब ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई कि त्रि टर्मिनल जाल कौन सा होता है। अब इसका अपने को एग्जाम्पल पूछेगा, तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एक डब्बा बनाएंगे, वही सेम चीज 4 टर्मिनल बना दिए। ठीक है, कितने टर्मिनल बना दिए हम लोगों ने? 4। तो ये हो गया चतुर टर्मिनल जाल। कौन सा हो गया? चतुर टर्मिनल जाल। लेकिन इसके अंदर शर्त क्या है, इसमें किन्हीं इनपुट और आउटपुट में किसी एक टर्मिनल, 2 टर्मिनलों को हम लोग को उभयनिष्ठ करना है। तो मान लीजिए मैंने इसको उभयनिष्ठ कर दिया, ये दिखाई दे रहा है कि 1 2 है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, या आप लोग डैश डैश लगा के लिख सकते हो कि 1 डैश 2 डैश उभयनिष्ठ है। तो अब ये जो जाल बना है, अब ये जो जाल बना है, जो जाल बना है, इस जाल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस जाल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्रि टर्मिनल जाल। अब त्रि टर्मिनल जाल के अगर एग्जाम्पल पूछ ले, तो जो स्टार और डेल्टा जाल है, एग्जाम्पल है इसके स्टार जाल व डेल्टा या टी जाल, स्टार व डेल्टा जाल लिख सकते हो। ठीक है, अब इनका डायग्राम पूछ ले कि टी जाल कौन सा होता है, इसका अगर एग्जाम्पल पूछ ले, तो इस प्रकार से अपने को एक डब्बा बनाना, और डब्बा बनाकर हम लोगों को क्या करना, ये एक प्रतिरोध लगा दिया, ये दूसरा प्रतिरोध लगा दिया, ये तीसरा प्रतिरोध लगा दिया, और नीचे वाला जो कॉमन रह जाएगा। ठीक है, तो ये गया 1 1 2 2 या 1 1 डैश 2 2 डैश। ठीक है, ये हो जाएगा अपना R1, ये हो जाएगा अपना R2, ये हो जाएगा अपना R3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ये एक त्रि टर्मिनल जाल का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक त्रि टर्मिनल जाल का क्या है बच्चों? एग्जाम्पल है। ओके, और आगे चलते हैं इसमें। तो नेक्स्ट यहां से पूछ सकता है, नेक्स्ट यहां से पूछ सकता है कि द्वि टर्मिनल जाल क्या है? द्वि टर्मिनल जाल क्या है? ठीक है, तो द्वि टर्मिनल जाल के बारे में पूछ ले, तो सिंपल वह जाल जिसमें जिसमें दो सुस्पष्ट टर्मिनल हो, दो सुस्पष्ट टर्मिनल हो। कितने? 2 सुस्पष्ट टर्मिनल हो। ठीक है, जिस जाल में 2 सुस्पष्ट टर्मिनल होंगे, उस जाल को हम लोग द्वि टर्मिनल जाल नाम देंगे। क्या नाम देंगे? द्वि टर्मिनल जाल नाम देंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल पूछे कि ये होता कैसे है, तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज मिलेगी अपने को। ये मैंने एक जाल बना दिया, ये एक क्या बना दिया? जाल, कॉम्प्लेक्स जाल है। इसमें ये हो गया, ठीक है, एक और ये 2, 1 1 डैश हो गया, और बाहर वाले 2 जो टर्मिनल बनाए थे 2 और 2 डैश, इनको मैंने शॉर्ट कर देना। इनको क्या कर देना? शॉर्ट। आप इनको भी शॉर्ट कर सकते हो, आप इनको भी शॉर्ट कर सकते हो। अब इनमें केवल ये 1 1 डैश 2 ही टर्मिनल काम करेंगे, ये आगे जो है 2 2 डैश ये काम नहीं करेंगे, ये अंदर से शॉर्ट सर्किट हो गए, मतलब ये बाहर कोई काम के नहीं रहे। यानी कि चतुर टर्मिनल जाल को हम लोग त्रि टर्मिनल में ला सकते हैं और द्वि टर्मिनल में भी ला सकते हैं। इसलिए इन हलों को, इन सॉल्यूशन को इजी करने के लिए हम लोग बेसिकली चतुर टर्मिनल जाल लेकर चलते हैं। ओके, अब चतुर टर्मिनल जाल की परिभाषा कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऊर्जा स्रोत के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? ऊर्जा स्रोत के रूप में हम लोग क्या क्या लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत क्या लेंगे हम लोग? ऊर्जा स्रोत लेंगे। अब ऊर्जा स्रोत जब हम लोग देखते हैं, तो बेसिकली वे स्रोत या वे युक्ति जो विद्युत परिपथों में ऊर्जा सप्लाई करती है या शक्ति प्रदान करती है, ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा स्रोत क्या करते हैं? ऊर्जा स्रोतों का काम होता है विद्युत परिपथों या जालों में, विद्युत जालों में शक्ति प्रदान करते हैं। विद्युत जालों में क्या करते हैं? ये शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, शक्ति प्रदान। ठीक है, तो अगर अपने को इसकी डेफिनेशन लिखनी हो कि अपने ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, तो वे युक्तियां जो विद्युत जालों में शक्ति प्रदान करती हैं, वे युक्तियां जो विद्युत जालों में शक्ति प्रदान करती हैं, ऊर्जा स्रोत कहलाती है। क्या कहलाती हैं? ऊर्जा स्रोत कहलाती है। ओके, अब और आगे चलते हैं। ऊर्जा स्रोत की अगर हम लोग बात करें, तो ऊर्जा स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक को हम लोग बोलते हैं वोल्टता स्रोत, एक को तो हम लोग बोलते हैं वोल्टता स्रोत,
ठीक है। दूसरा हम लोग बोलते हैं धारा स्रोत। क्या बोलते हैं? धारा स्रोत बोलते हैं। अब धारा स्रोत और वोल्टा स्रोत किस आधार पर बोला? वो इस आधार पर बोला कि जो वोल्टा स्रोत होंगे इनकी जब हम लोग पावर P निकालेंगे, इनके जब हम लोग पावर P निकालेंगे तो वो V स्क्वायर बटा R वाले फॉर्मूले से आएगी। कौन से फॉर्मूले से आएगी? V स्क्वायर बटा R वाले फॉर्मूले से आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इनको वोल्टा स्रोत कहते हैं कि इनके अंदर जो शक्ति है वो वोल्टेज के फॉर्म में आती है। किसके फॉर्म में आती है? वोल्टेज के फॉर्म में आती है। वहीं धारा स्रोत वाले के अंदर देखेंगे तो इनमें जो अपने पास पावर आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ करंट आ जाएगा, यानी धारा के रूप में आ जाएगा, तो वो स्रोत हो जाएगा अपना धारा स्रोत। ठीक है, ऊर्जा स्रोत दो प्रकार की हो गई, वोल्टा स्रोत और धारा स्रोत। ठीक है, वोल्टा स्रोत वो हुआ जिनमें इस टाइप का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, और धारा स्रोत वो हुआ जिनमें ये फॉर्मूला हम लोगों ने, हाँ ये दोनों फॉर्मूले हैं एक ही चीज, इनको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ रिलेशन लगाकर, लेकिन इनका नोटेशन अलग अलग होता है। इनका क्या होता है? नोटेशन अपने को अलग अलग मिलता है। अब इसका परिपथ में चिन्ह कैसे मिलेगा? इसका परिपथ में चिन्ह कैसे मिलेगा? परिपथ के अंदर अपने पास इस प्रकार से अगर कोई संकेत दे दे, ठीक है, तो ये अपना है वोल्टता। ये क्या है? अपना वोल्टता स्रोत है। क्या है? वोल्टता स्रोत है। और परिपथ में कहीं अपने को ये चिन्ह दे दे, ये लिखा हुआ, तब ये जो चीज है ये धारा स्रोत का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? धारा स्रोत। ये आपको धारा स्रोत देगा और ये आपको वोल्टता स्रोत देगा। जैसे आप लोगों ने बैटरी जोड़ते हो, परिपथों में हम लोग क्या जोड़ते हैं? बैटरी। तो बैटरी जो होती है वो वोल्टता स्रोत है। वो क्या है? वोल्टता स्रोत है। ओके, आगे बात समझे। उसके ऊपर हम लोग प्लस और माइनस लिखते हैं, उसके ऊपर हम लोग प्लस और माइनस को लिखते हैं। आगे बात समझे। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब जो धारा स्रोत और जो वोल्टता स्रोत है इनको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो आदर्श स्रोत, आदर्श वोल्टता स्रोत, और दूसरा हो गया वास्तविक। दूसरा हो गया वास्तविक। ठीक है, इसमें भी दो स्रोत होते हैं, एक तो होता है आदर्श और दूसरा होता है वास्तविक। ये आदर्श हो गया और एक क्या हो गया अपने पास? वास्तविक स्रोत हो गया। कौन सा स्रोत हो गया? वास्तविक स्रोत हो गया। ओके, अब आदर्श और वास्तविक इन दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस क्या होगा? एक्चुअली में इसकी जो आंतरिक प्रतिबाधा, आंतरिक प्रतिबाधा की बात करेंगे, ठीक है ना, आंतरिक प्रतिबाधा, इन स्रोतों की आंतरिक प्रतिबाधा कौन से की? एक सेकंड, मैं यहां पर लिख रहा हूं आंतरिक प्रतिबाधा। ठीक है, जो आदर्श वोल्टता स्रोत होगा, जो आदर्श वोल्टता स्रोत होगा उसकी आंतरिक प्रतिबाधा, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा शून्य होती है। उसकी आंतरिक प्रतिबाधा कितना ओम होती है? 0 ओम होती है। वहीं अगर वास्तविक के बारे में बात करें कि वास्तविक स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा, तो वास्तविक स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा 0 नहीं होती, नॉट इट इज इक्वल टू 0, यानी कि वास्तविक स्रोत होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्षय होगा, कुछ ना कुछ शक्ति है वो क्षय हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? कुछ ना कुछ पावर का लॉस होगा। ठीक है, जबकि आदर्श के अंदर अपने को कोई पावर लॉस नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई पावर लॉस नहीं होगा। ओके, अब इसके अंदर बात करते हैं कि ये जो आंतरिक प्रतिबाधा है ये कौन से क्रम में जुड़ेगी? तो वोल्टता स्रोत में जो आंतरिक प्रतिबाधा है वो श्रेणी क्रम में जुड़ती है। कौन से क्रम में जुड़ती है? श्रेणी क्रम में जुड़ती है, याद रखना। कौन से क्रम में जुड़ती है? श्रेणी क्रम में जुड़ती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आदर्श स्रोत, आदर्श धारा स्रोत। अब आदर्श धारा स्रोत इसके उल्टा लेंगे हम लोग, इसके क्या लेंगे? उल्टा लेंगे कि आदर्श जो धारा स्रोत होगा उसका आंतरिक प्रतिबाधा अनंत होगा। ठीक है ना, आंतरिक प्रतिबाधा की बात करेंगे। कौन सी प्रतिबाधा की? आंतरिक प्रतिबाधा। ठीक है, आप लोग पूरा नाम लिख लेना। इसकी आंतरिक प्रतिबाधा होती है अनंत। ठीक है, और ये कौन से क्रम में जुड़ती है? तो ये समांतर क्रम में जुड़ती है, समांतर क्रम में जुड़ती है, यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जो वास्तविक स्रोत के अंदर हम लोग आंतरिक प्रतिबाधा की बात करें, आंतरिक प्रतिबाधा की, तो वो आंतरिक प्रतिबाधा है वो लेस देन इनफाइनाइट होगी।
लेस देन क्या होगी, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट से लेस देन होगा तो कुछ ना कुछ इसके अंदर धारा जाएगी और वो धारा क्या कर देगी, वहां पर पावर को क्षति पहुंचाएगी, पावर लॉस हो जाएगा, शक्ति क्षय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास आंतरिक प्रतिबाधा के रूप में। ठीक है, कौन से क्रम में जुड़ती है, तो आंतरिक प्रतिबाधा हमारे यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़ती है। ठीक है ना, धारा स्रोत में कौन से क्रम में, धारा स्रोत में ये समांतर क्रम में जुड़ती है, जबकि वोल्टा स्रोत में ये श्रेणी क्रम में जुड़ती है। अब प्रवेश्यता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रवेश्यता की। तो प्रवेश्यता क्या होती है, प्रवेश्यता उल्टी होती है प्रतिबाधा की। ठीक है, अगर प्रवेश्यता के बारे में बात पूछ लें कि प्रवेश्यता क्या होगा, तो प्रवेश्यता इज इक्वल टू होता है 1/प्रतिबाधा, 1/प्रतिबाधा। अब आप लोग बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हो तो इतने समझदार हो गए होंगे कि अगर क्वेश्चन यहाँ से प्रवेश्यता के रूप में पूछ लिया जाए तो उसका जवाब कैसे देना है, उसका जवाब अपने को कैसे देना है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही मैटर डिस्कस करेंगे, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आज इतना ही, थैंक यू सो मच बच्चों।